हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज से मैं रीट लेवल 1 का जो ईवीएस का कोर्स है पर्यावरण अध्ययन का, वो पूरा कराने वाला हूं। और उसकी पहली इकाई है परिवार। दोस्तों, परिवार और उसके अलावा दोस्तों उसके अंदर दे के रखा है सामाजिक बुराइयां और आपसी संबंध भी है। तो आपसे संबंध आप सभी को पता है। तो कुछ फैक्ट है परिवार के बारे में, फिर उसके बाद हम सामाजिक बुराइयों को पढ़ते हैं परिवार के बारे में। तो सबसे पहले परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द है फेमुलस से हुई है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो याद रखना फेमुलस से। किससे हुई है? फेमुलस से, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह। क्लियर? तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, निम्न में से परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो फेमुलस से, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह। उसके बाद बात की जाए दोस्तों परिवार की परिभाषाओं की, तो प्लेटो या अरस्तु ने कहा है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। किसने कहा? तो प्लेटो ने या फिर अरस्तु ने। फिर परिवार समाज के अध्ययन की इकाई है, ये किसने कहा? अगस्त काम्टे ने। मूल परिवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मरडोक के द्वारा। किसके द्वारा? मरडोक के द्वारा किया गया। ठीक है। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है प्लेटो। परिवार समाज में अध्ययन की इकाई अगस्त काम्टे। मूल परिवार शब्द का प्रथम प्रयोग मरडोक ने किया। ओके। परिवार की विशेषताएं, समाज की आधारभूत इकाई है परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ उपयोग किया जाता है परिवार में। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से रीट 2016 के अंदर, है ना। 3 ऑप्शन थे, पूछा गया था निम्न में से परिवार की विशेषता नहीं है। तो उसके अंदर एक विशेषता यह भी थी, समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। अगला क्वेश्चन है, अगला विशेषता है आप लोगों के, विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण। यदि आ जाए निम्न में से कौन से परिवार की विशेषता नहीं और वहाँ लिखा हो विवाह के पहले परिवार का निर्माण, तो वह गलत होगा। विवाह के बाद में परिवार का निर्माण किया जाता है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, मतलब कि एक पुरुष और एक महिला रहती हो, तब जाके परिवार का निर्माण होगा। यह भी ऑप्शन में था दोस्तों 2016 के क्वेश्चन में। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो बिल्कुल दोस्तों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी परिवार की क्या है? विशेषता। यदि अलग अलग उत्तरदायित्व तो आ जाए तो वो परिवार की विशेषता नहीं होगी। सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होना, यह भी परिवार की एक विशेषता है। यानी कि सभी परिवारों की आय बड़े बुजुर्ग के पास, जो भी घर का बड़ा है उसके पास जमा हो जाती है। अगला है आप लोगों के परिवार के प्रकार। तो एक एकल परिवार होता है, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। तो माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे ये एकल परिवार का निर्माण करते हैं। दोस्तों 2011 में क्वेश्चन था कि एकल परिवार किसे कहते हैं? तो माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे। संयुक्त परिवार, तो पति पत्नी व उनकी विवाहित संतानें, जो शादीशुदा संतानें हैं ना, उन्हें बोलते हैं आप लोगों के संयुक्त परिवार। अब दोस्तों हम आते हैं इकाई 1 के अंदर, एक और पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है सामाजिक बुराइयां। तो दोस्तों, समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य ही सामाजिक बुराइयां कहलाती है। मतलब समाज में जो करना गलत है लेकिन फिर भी उसे करेंगे तो वो एक बुराई है, सामाजिक बुराई। तो प्रमुख सामाजिक बुराइयां आप लोगों के जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, एक तो है बाल श्रम, एक है बाल विवाह, फिर है दहेज प्रथा, फिर चोरी, धूम्रपान या मद्यपान या नशाखोरी। तो दोस्तों, बाल श्रम पर कानून कब बना? तो यहाँ पर मैंने सारे के सारी बुराइयों पर जो कानून बने हैं वो यहाँ लिख दिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है 2006 में बाल विवाह वाला, ये 2018 में बन चुका है। ओके, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो देखो, बाल श्रम निषेध अधिनियम बना था 1986 में, क्वेश्चन बन चुका है। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? तो 1986 में। रीट 2018 का क्वेश्चन नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये भी आप लोगों के रीट में पूछ लिया गया है। दहेज प्रथा, ये अब तक नहीं पूछा है, तो याद रखना दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम कब? आप लोगों के 1961 में। चोरी के बारे में उल्लेख है आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 378 से 462 के मध्य में। धूम्रपान या नशाखोरी, तो दोस्तों धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 के तहत धूम्रपान करना, नशाखोरी करना गलत है ना, याद रखना। पहला है आप लोगों के बाल श्रम। सरकार द्वारा निर्धारित आयु, सरकार ने आयु निर्धारित करके रखी है, उस आयु से कम बच्चों से, है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है 14 वर्ष से यदि कम बच्चों से आप काम करवा रहे हो, कार्य करवा रहे हो, तो वो क्या खिलाएगा? बाल श्रम। यदि कोई बच्चा 20 साल का हो तो वो तो बड़ा हो गया, तो वो बाल श्रम नहीं होगा। तो सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना ही क्या है? बाल श्रम। तो निर्धारित आयु कौन कौन सी है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष। निर्धारित आयु कितनी है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना क्या है आप लोगों की? गलत है।
कारखाना अधिनियम 1948 कहता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करवाना गलत है। खान अधिनियम, जहां खनन होता है, खान अधिनियम 1952 कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कार्य करता है तो वो भी क्या है, गलत है। तो मतलब अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष, कारखाना अधिनियम के अनुसार 15 वर्ष और खान अधिनियम के अनुसार 1952 18 वर्ष। ठीक है। तो दोस्तों कारण क्या है आप लोगों के बाल श्रम के? क्योंकि कोई भी बालक क्यों बाल श्रम करेगा? क्यों वह बेवजह जाकर काम धंधे करेगा? कोई ना कोई वजह होगी। तो कारण है जनसंख्या में वृद्धि होना, निर्धनता यानी कि गरीबी या बेरोजगारी का होना, परिवार द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना, सस्ता श्रम व निरक्षरता। जनसंख्या ज़्यादा होती है तो दोस्तों कम पैसों में भी लोग काम करते हैं, तो सस्ता श्रम व अनपढ़ यानी निरक्षरता का होना। मतलब विद्यालय नहीं बेचेंगे तो निरक्षर तो होंगे ही सही। बच्चों का शोषण होना, बच्चों का शोषण आसानी से हो जाता है ना। उसके बाद बाल श्रम उन्मूलन के कम हेतु उपाय क्या क्या किए गए हैं? तो दोस्तों बाल श्रम उन्मूलन यानी कि कम करने के लिए, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो उपाय है वो संवैधानिक प्रावधान तो ये है कि आप लोगों के अनुच्छेद 24 ऊपर बताया था मैंने, अनुच्छेद 24 में लिखा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना निषेध है। क्या है? निषेध है। अनुच्छेद 21 एक कहता है 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। मतलब काम नहीं करेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, क्या करेंगे? पढ़ाई, शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन। इसी को विस्तार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत समझाया गया, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना, शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 39E और 39F। तो अनुच्छेद 39E बोलता है किसी भी पुरुष महिला को ऐसे कार्य पर ना रखा जाए जो उसकी आयु अनुसार ना हो। जैसे कि 10 साल के बच्चे से ऐसा कार्य ना करो, क्योंकि 10 साल का बच्चा छोटा होता है और उसे आप 20 साल वाले काम दे रहे हो, तो वो गलत है। अनुच्छेद 39F बोलता है बच्चों को स्वस्थ तरीके से, स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 39F बोलता है कि बच्चों को भी जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से और सम्मानजनक रूप से। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कानूनी प्रावधान। यहाँ से 2018 में रीट में क्वेश्चन बना था, जो मैंने ऊपर बताया था। 1979 में गुरुपद स्वामी बनाई गई, ठीक है, 1979 में गुरुपद स्वामी समिति बनाई जाती है और इसी की सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया, जो आपके 2018 का क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना 2000 और आप लोगों के 1986 में 2018 में पूछा था। यदि कोई भी बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल या 3 महीने या 1 साल की सजा होगी। इसी सजा को 2016 में बढ़ाकर 6 महीने और 2 वर्ष की कर दिया गया, ठीक है। तो अब वर्तमान में यदि कोई बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने या 2 वर्ष की सजा दी जाएगी। सरकारी समितियां तो 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 में बनाई गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये विभिन्न संस्थाएं जो कि बाल श्रम से संबंधित काम करती है, जैसे कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1986 को हुई थी। ये विश्व स्तर पर बाल श्रम को लेकर कार्य करती है। 1949 में भारत यूनिसेफ का सदस्य बना था दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर 2 है आप लोगों के। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 2016 में क्वेश्चन बना था आप लोगों के कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बाल श्रम से लेकर संस्था काम करती है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 26 सितंबर 1994 को, और मुख्यालय नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का स्थापना कब हुई? 1994 में, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एक और दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर आपके राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसका गठन 2010 को और 23 फरवरी 2010 को हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्यों में 2 महिला का होना अनिवार्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ये याद रखना। राजस्थान के राज्य स्तर पर बाल श्रम के लिए कौन सा आयोग काम करता है? तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गठन 23 फरवरी 2010 को। एक अध्यक्ष व 6 सदस्य, 6 सदस्यों में से 2 महिला का होना अनिवार्य है। विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देना, 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला आप लोगों के सामाजिक बुराई है बाल विवाह। बाल विवाह सरकार द्वारा निर्धारित जो आयु है, विवाह योग्य आयु, न्यूनतम आयु, उससे कम आयु में विवाह किया जाना बाल विवाह कहलाता है, ठीक है। सरकार ने आयु निर्धारित करके रखी, यदि उससे कम आयु में कोई विवाह करता है तो वो बाल विवाह है।
तो दोस्तों वर्तमान में जो निर्धारित आयु है लड़के की 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है। और 2 बार यहाँ से क्वेश्चन बना है 2018 में और 2011 में कि विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, तो लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18। तो दोस्तों बाल विवाह कोई भी नहीं करता, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो कारण क्या है? तो बेटी की शादी को बोझ समझा जाता है, शिक्षा का अभाव होता है, परिवारों की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, रूढ़िवादी यानी कि प्राचीन या पुरानी सोच का होना, उनकी प्रभाव होना, परंपराओं का, दुष्परिणामों के प्रति जागरूक न होना। तो दोस्तों यह तो आप लोगों के कारण है। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा कारण बाल विवाह का नहीं है या कारण है। क्लियर? उसके बाद आप लोगों के बाल विवाह के दुष्परिणाम। तो दोस्तों दुष्परिणाम बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास न होना। मतलब कि दोस्तों सीधी सी बात है, कम उम्र में बच्चों के जब शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है उसी टाइम पे बाल विवाह कर दिया जाता है, तो यह भी एक दुष्परिणाम है। और वो ज़्यादा समझदार नहीं होता है तो विरोध नहीं कर पाता है। शिक्षा से वंचित रह जाना। बिल्कुल दोस्तों, यदि कम उम्र में बच्चों की शादी कर दोगे तो शिक्षा से वो वंचित रह जाएगा। और कम उम्र में यदि शादी कर दोगे तो लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। यदि बाल विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाली संतानों का अस्वस्थ होना, क्योंकि मान लीजिए 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गई या 15 साल में शादी हो गई, तो जो भी उत्पन्न संतान होगी वो कमज़ोर होगी, अस्वस्थ होगी, और शायद इसी वजह से आप लोगों की बाल लिंगानुपात कम भी है। जनसंख्या में क्या होना? वृद्धि होना। बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो दोस्तों इसके लिए शारदा यानी कि हरिविलास शारदा ने एक्ट बनाया, शारदा एक्ट 1929। इसके तहत 1 अप्रैल 1930 को, ठीक है, आप लोगों के कानून बनता है ना। ओके, तो शारदा एक्ट 1929 हरिविलास शारदा द्वारा कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1930 में बनाया गया। क्लियर? शारदा एक्ट 1929 हरिविलास शारदा जिनका संबंध अजमेर से है, इन्होंने 1 अप्रैल 1930 को बनाया। इसमें 3 बार क्या होता है दोस्तों? संशोधन। 1949 में सभी राज्यों में ये लागू हो जाता है शारदा एक्ट। 1978 से पहले विवाह की आयु लड़के की 18 वर्ष थी और लड़की की 14 वर्ष थी। तो शारदा एक्ट के अनुसार विवाह की आयु लड़के की कितनी थी? तो 18 और लड़की की 14। ये 1978 से पहले की बात है। 1978 के बाद विवाह की आयु लड़के की 21 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 21, और लड़की की 18, जो कि वर्तमान में है। शारदा एक्ट को 2006 में जो संशोधन होता है खत्म कर देते हैं। तो 2006 में इस एक्ट को क्या कर दिया गया आप लोगों के? खत्म करके नया कानून बनाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 2016 में यहाँ से प्रश्न बना, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? तो 2006 में बना। क्लियर? तो दोस्तों 1 नवंबर 2007 को यह नियम, यह अधिनियम, यह कानून लागू हो जाता है। इसका कोई उल्लंघन करता है, बाल विवाह कोई करता है, तो 2 साल की सजा या 1 लाख का उसे जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद दोस्तों जया जेटली समिति आती है 2020 में, जो टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाता है। ये खबर काफ़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष होनी चाहिए। जया जेटली ने ऐसा कहा टास्क फोर्स समिति की सिफारिश पर, लेकिन इसे नहीं माना। बाल विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया यानी कि अखा तीज को होते हैं। भारत में प्रथम लिखित प्रमाणिक बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। उसने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया। उस समय राजश्री की आयु 12 वर्ष की थी, मतलब कि हर्षवर्धन की बहन की आयु 12 वर्ष की थी, और उसने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ उसका विवाह करा दिया। अगर भारत में बात की जाए सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं, तो राजस्थान में, और राजस्थान के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, कम उम्र में विवाह। और सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे आप लोगों के दहेज प्रथा। तो दोस्तों दहेज प्रथा आप लोगों की यह भी एक सामाजिक बुराई है। तो दहेज प्रथा आप सभी जानते हो, यदि लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष से जो भी चीज़ की डिमांड की जाती है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? बाल विवाह। क्या कहलाता है? बाल विवाह। यदि लड़के पक्ष को खुशी से कुछ भी दे, वो आप लोगों के दहेज नहीं होगा ना। दहेज क्या होता है? तो यदि लड़का पक्ष लड़की पक्ष से किसी भी चीज़ की मांग करे A to Z, तो वह दहेज होगा दोस्तों। यदि लड़की पक्ष खुश होकर लड़के पक्ष को कुछ भी दे, वह दहेज नहीं होगा। क्लियर? तो दोस्तों दहेज प्रथा यह अभिशाप है समाज के अंदर, यह समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। आए दिन लड़की की पिटाई होती है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दहेज से संबंधित। तो दोस्तों इसी के लिए गवर्नमेंट ने 1961 में एक कानून बनाया। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया। इसको आप लोगों के 20 में 1961 को मंजूरी मिल जाती है ना, 61 को, सॉरी, है ना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को, ठीक है, मंजूरी कब मिली? तो ये 20 मई 1961 को मिल जाती है और ये लागू हो जाता है 1 जुलाई 1961 को। ठीक है,
अधिनियम को मंजूरी 1 जुलाई 1961 को, और आप लोगों की मंजूरी 20 मई 1961 को। ले देखिए आपको दोस्तों यही याद रखना है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961, कब 1961, क्योंकि मंजूरी भी 1961 में, लागू भी 1961 को। उल्लंघन करता है कोई इस अधिनियम का 1961 के, तो उसे 5 साल की सजा या 15,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब कोई भी लड़का लड़की से यदि वधू से दहेज लेता है तो 5 साल की सजा या 15,000 का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। दहेज के लिए आईपीसी 1860 में प्रावधान है कि आईपीसी धारा 498 में एक कहती है, यदि किसी लड़की का उत्पीड़न होता है तो 3 साल की सजा, उत्पीड़न के लिए कितने 3 साल की सजा दी जाएगी। धारा 304 भी कहता है, यदि विवाह के बाद 7 वर्षों के अंदर उसमें उत्पीड़न किया जाता है और उत्पीड़न की वजह से, यदि उसके शोषण की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। धारा 406, तलाक होने पर संपत्ति का लौटाया जाना, उल्लंघन पर 3 वर्ष की सजा। मतलब कि यदि लड़का और लड़की का विवाह हो जाता है तो लड़की को उसकी संपत्ति दी जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो 3 साल की सजा मिलेगी। यदि आपको ऐसा मामला दिखता है, यदि कहीं भी कोई उत्पीड़न हो रहा है तो आप वुमेन्स पावर लाइन 1090 नंबर पर कॉल कर सकते हो। यदि आपका शोषण हो रहा है कहीं पर या किसी का शोषण हो दहेज से संबंधित, तो या तो 1090 है ना, 1090 वुमेन्स पावर लाइन पर कॉल कर सकते हो, या पुलिस यानी कि 100 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। घरों में जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है आए दिन, उसके लिए संरक्षण अधिनियम बनाया, घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये आप लोगों के 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो जाता है। ओके, ये भी याद रखना। उसके बाद आप लोगों के अगला जो है वो है चोरी दोस्तों। अगला क्या है, सामाजिक बुराई चोरी। तो चोरी आप सभी जानते हो दोस्तों, किसी की भी संपत्ति को उसके विरुद्ध ले लेना वो चोरी कहलाती है, बिना पूछे और चले जाना है ना, तो वो चोरी है। चोरी आप सभी जानते हो। तो चोरी क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध ही चोरी है। चोरी के लिए प्रावधान है आईपीसी की धारा 378 से 462 में। आईपीसी की धारा 378 बोलता है कि चोरी गलत है ना, इसमें चोरी का उल्लेख है। धारा 390 डकैती क्या कहती है, डकैती गलत है ना। उसके बाद धारा 392 से 496 तक चोरी एक दंडनीय अपराध ऐसा कहा गया है, और 3 वर्ष के कारावास का क्या है, प्रावधान है। यदि आप चोरी करते हो, यदि कोई भी चोरी करता है तो 392 से 396 के तहत ये एक अपराध है, दंडनीय, सजा मिलेगी। और सजा कितने की है, 3 साल की। 5वें नंबर पर आप लोगों के है धूम्रपान, मद्यपान या नशाखोरी। और ये लास्ट है आप लोगों के सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। ठीक है, कब बना, 2008 में, कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना गलत है। इसे लागू किया गया 2008 को, 2 अक्टूबर 2008 को। यदि कोई भी सार्वजनिक जगह पर 200 अगर उल्लंघन करता है, धूम्रपान करता है, नशाखोरी करता है, तो उसे 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और दोस्तों 18 साल से कम उम्र के बच्चा यदि धूम्रपान करता है सार्वजनिक जगह पर तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। ध्यान रखना, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और सार्वजनिक जगह पर आप धूम्रपान कर रहे हो और यदि किसी ने शिकायत कर दी तो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 के तहत आपको 200 रुपये का जुर्माना या 7 साल की सजा भी हो सकती है। अगला है आप लोगों के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। ये कहता है कि धूम्रपान कंपनी जो भी होती है इस अधिनियम के तहत कोई सा भी धूम्रपान कंपनी को जो पैकेट होता है धूम्रपान का, जैसे कि सिगरेट का, तंबाकू का, उस पर 85% पैकेट पर ऐसा विचित्र बनाना होगा जो कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उसको दर्शाता हो। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया मार्च 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। नारकोटिक्स ब्यूरो का ये धूम्रपान या नशीले पदार्थ की जांच करता है, कहीं कुछ ज़्यादा ही तो नशा नहीं है। अगला नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं ना स्पोर्ट्स, तो वहाँ पर कोई धूम्रपान या नशाखोरी तो नहीं कर रहे, यदि की है तो उसकी जांच करता है। तो नाडा राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की जांच करता है। सेम वाडा है दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 10 नवंबर 1999 को स्थापना हुई, मुख्यालय कनाडा में है। ये वर्ल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों की जाँच करता है दोस्तों, नशा से संबंधित। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी याद रखना, ये स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े जारी करता है। उसके बाद है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो, स से स्वास्थ्य, सात से ही
7 अप्रैल, है ना। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को, विश्व नशा मुक्ति दिवस 26 जून को। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस और 26 जून को नशा मुक्ति दिवस। नशीले पदार्थ, यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों हर एग्जाम में। ये रिसेंटली 2022 में बना था। तंबाकू, तंबाकू किससे पदार्थ होता है? तो दोस्तों ये तंबाकू का नशीला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। तो ये आप लोगों के किससे पदार्थ होता है? तंबाकू को क्या बोलते हैं? निकोटिएना टेबेटम। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, एक बार पूछा गया है कि तंबाकू क्या है, तो निकोटिएना टेबेटम। नशीला पदार्थ इसमें क्या होता है? निकोटीन। अफीम, ये भी नशीला पदार्थ है, इसे बोलते हैं काला सोना, इसका पौधा होता है पोपी। ये क्वेश्चन बना था 2021 के अंदर कि अफीम क्या है, तो अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पेपेवर सोमनीफेरस से प्राप्त होता है। 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। अफीम का पौधा पोपी है और पोपी को ही बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरस। तो क्वेश्चन था अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पेपेवर सोमनीफेरस से। 2018 में क्वेश्चन बना, नशीले पदार्थ की लत को छुड़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो नशीले पदार्थ की लत को कम करने के लिए पेथेडीन का, किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेथेडीन का। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के रीट लेवल 1 का जो पहली इकाई है, परिवार और आपसे संबंध और सामाजिक बुराइयों से, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोगों के बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोगों को यह वीडियो पूरी देखनी है। और दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों के कंफर्म कर लेने हैं। और दोस्तों अपने जो भी दोस्त हैं जो रीट की लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से ओल्ड क्वेश्चन को यहाँ बता के रखा है, समझा के रखा है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। 20 या 25 मिनट के अंदर आप लोगों के एक टॉपिक, एक इकाई हल हो रही है। तो दोस्तों मैं सारी इकाइयाँ हल करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ की। तो आप सब इसमें यदि कोई गलती हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि मुझे क्या सुधार की आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद।